गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग गणित के बारे में पढ़ेंगे, गणित के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। गणित का उपयोग होता कहाँ है। देखिए, हम लोग विज्ञान तो पढ़ते आ रहे हैं, क्या गणित के बिना विज्ञान का संभव है? नहीं। हम लोग फल तो ऊपर से गिरता है, लेकिन किस वेग से गिर रहा है इसकी गणना किससे करते हैं? गणित से करते हैं। अगर कोई भी चीज है, मान लीजिए वैदिक काल या उत्तर वैदिक या कहीं भी पुराने जमाने में हम लोग करते आ रहे हैं, गिर रहे थे। किसी कोई पक्षी है, कोई पक्षी के 2 अंडे हैं, मान लीजिए 2 अंडे हैं, वो कैसे जानता है, पक्षी कैसे जानता है कि 2 अंडे हैं? हमें कुछ तो ज्ञान उन्हें रहा ही होगा, लेकिन हम जानते हैं कि हम उनको गणित नहीं पढ़ा रहे हैं, तब भी उनको कुछ ज्ञान हो जाते हैं। क्यों? गणना करने का सिद्धांत पहले भी था। ठीक है, आइए पढ़ते हैं गणित। गणित का इतिहास। गणित का इतिहास, गणित को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है गणित को। सर्वप्रथम आदिकाल। आदिकाल मतलब जिसे प्राचीन काल भी हम कह सकते हैं। आदिकाल है जो आपका 500 ईसा पूर्व तक है, 500 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद आता है आपका पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल आपका है 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक है। भाई ईस्वी है, ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर होता है। ईसा पूर्व जो होते हैं आपके, वो होते हैं ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का काल। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के काल को ईसा पूर्व कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को ईस्वी कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म पर ही जो है हम लोग ईस्वी और ईसा पूर्व का अध्ययन किया जा सकता है, उसी के हिसाब से बांटा गया है इसको। ठीक है, अब देखते हैं इसको। आपका क्या है? 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक आपका हो गया पूर्व मध्य काल। ठीक है, फिर आता है मध्यकाल। मध्यकाल क्या है आपका? मध्यकाल है 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक आपका हो जाएगा मध्यकाल। मध्यकाल के बाद आता है उत्तर मध्यकाल। देखिए, आप लोग संस्कृत विद्यालय में अगर कुछ लोग पढ़े होंगे, वहां जानते होंगे पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, ऐसा कुछ करके रहता है। तो ये वही है। उत्तर मतलब बाद वाला, पूर्व मतलब पहले वाला। ये आपका हो गया उत्तर मध्यकाल, मतलब मध्यकाल के बाद का काल, उत्तर मध्यकाल। ये 1200 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक का काल है। ठीक है, 1800 ईस्वी तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब उसके बाद देखते हैं वर्तमान काल आ जाता है। वर्तमान काल क्या है आपका? 1800 ईस्वी के पश्चात का काल, मतलब अभी भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं या जो आगे चलता रहेगा, ये आपका आएगा 1800 के बाद का काल, मतलब पश्चात आ जाएगा, वर्तमान के पश्चात। अब इसका डिस्क्राइब करते हैं, आइए विस्तार से इसको पढ़ते हैं हम लोग। आदिकाल को 2 भागों में बांटा गया है। आदिकाल को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, आदिकाल मतलब आपका प्राचीन काल हो गया। प्राचीन काल को 2 भागों में बांट दिया गया। ये आपका हो गया पहला वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व तक, मतलब 1000 पीछे से जहां से शुरुआत हुई हो वहां से लेकर 1000 ईसा तक आते हैं हम लोग, 1000 ईसा पूर्व तक आए। ठीक है, उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल मतलब 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। यहां से मतलब ईसा मसीह का जन्म, यहां से 500 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 500 ईसा पूर्व तक हम लोग आ गए यहाँ पे। ठीक है, ये याद रखिए, ईसा पूर्व और ईसा ईस्वी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी का। ये हो गया वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब देखते हैं हम आदिकाल। आदिकाल में हम लोग अध्ययन किसका किए हैं? बीजगणित, अंकगणित और रेखागणित। अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? आदिकाल में ही कर लिए थे। हमारे जो वेद हैं, आपका गणित का जो इतिहास मिलता है, गणित की स्थापना कहां से हुई, गणित की प्राप्ति कहां से हुई? ऋग्वेद से हुई है। गणित हमारा कहां से? ऋग्वेद से है। वहां पर पहले वेदी बनाने की परंपरा थी। वेदी जो होता है आपका हवन ववन करने वाला, देखिए उसमें त्रिभुजाकार कुछ वेदियां बनती हैं, कुछ चतुर्भुजाकार बनती हैं। तो उन लोगों को पहले से ज्ञान था ये चीजों का कि ये त्रिभुजाकार, त्रिभुज के आकार का बनाना, 3 लाइन खींच के बनाना है या 4 लाइन खींच के बनाना है, अध्ययन वो लोग करते थे। ठीक है, ये पूर्व मध्यकाल की बात है। अब देखिए उत्तर वैदिक काल में, यहाँ पर वैदिक काल, वैदिक काल में हम लोग शून्य का अध्ययन करते हैं। शून्य का अध्ययन, शून्य के अध्ययन से दशमिक स्थान मतलब 10वां स्थान, दहाई का स्थान का ज्ञान हो जाता है हमें, जब हमें शून्य का अध्ययन हो जाता है। उसके पहले क्या था? हमें शून्य का अध्ययन नहीं हुआ था।
और जब आपका ये आता है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल जब हम लोग पहुंचते हैं तो शून्य का अध्ययन, हमें शून्य की गणना हो चुकी है, शून्य का ज्ञान हो चुका है। माना जाता है या लिखा गया, हम लोग पढ़े हैं कि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की है। लेकिन क्या पहले 9 के ऊपर संख्याएं नहीं थी? 322 श्लोक जो है वेदों में दिया गया, आर्यभट्ट ने बताया है कि 322वें श्लोक में आर्यभट्ट जी लिखते हैं। तो आर्यभट्ट जी श्लोक में लिखते थे गणित क्या था? संस्कृत में लिखते थे वो गणित को, पहले सूत्रों को संस्कृत भाषा में लिखा करते थे। तो इसके मतलब क्या था? जीरो का अध्ययन तो था, लेकिन इसका पता नहीं है किसने इसकी आविष्कार इसका किसने किया है, सिर्फ खोज किया है किसने? लास्ट में जाकर आर्यभट्ट ने बताया कि हाँ जीरो भी है कुछ। ठीक है, अब यहां तक हम लोग जान चुके हैं। अब आते हैं पूर्व मध्यकाल। ये आपका पूर्व मध्यकाल हो गया। पूर्व मध्यकाल में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसमें आते हैं आपके आर्यभट्ट जी, ब्रह्मगुप्त, ठीक है, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और अस्थानानांग सूत्र। अस्थानानांग सूत्र अगर पेपर में आता है, अस्थानानांग सूत्र किससे संबंधित है, किस काल से संबंधित है अस्थानानांग सूत्र? तो ऑप्शन में रहेगा आपके पूर्व मध्यकाल। इसको भूलिएगा नहीं, मध्यकाल न मत करिएगा। पूर्व मध्यकाल अस्थानानांग सूत्र पूर्व मध्य काल से संबंधित है। अगर आ जाता है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र क्या होता है भाई? भगवती सूत्र ये भी क्या है आपका? पूर्व मध्य काल से संबंधित है। अस्थानानांग सूत्र, भगवती सूत्र ये आपका पूर्व मध्य काल से संबंधित है। तथा इसी में हम लोग पूर्व मध्य काल में ही भिन्न की गणना कर लिए थे। परिभ्रमण जो बैठने का सिस्टम होता है, एक मेज के हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, एक मेज के चारों तरफ कुछ लोग बैठे हुए हैं, ABC कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, ये सब किस में आता है? परिभ्रमण कक्ष है, ये चारों तरफ बैठे हैं। ये किस में आया था? पूर्व मध्य काल में इसका अध्ययन हम लोग किए थे। ठीक है, हम लोगों की गणित, भारतीय गणित जो है ये कोई मामूली गणित नहीं है। ये पहले भी हमारे जो पूर्वज हुए हैं वो भी काफी ज्यादा विद्वान गणितज्ञ हुए हैं। ठीक है, उनका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। ये क्या है? पूर्व मध्य काल है। ठीक है, इसी में हम लोग सेल प्राइस, ठीक है, आपका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है, इन सब का, ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज और त्रिकोणमितीय ज्ञान भी हम लोगों को किस में मिलता है? पूर्व मध्य काल में। पूर्व मध्य काल में हमें क्या मिलता है? त्रिकोणमितीय ज्ञान भी मिल जाता है भाई। पूर्व मध्य काल में क्या मिलता है? त्रिकोणमितीय ज्ञान, साइन। और ये आपका जो यहाँ पे था उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में साइन का उल्टा, साइन का उल्टा मतलब साइन कास टैन, ये तीन तो थे पूर्व मध्य काल इसमें थे, लेकिन उत्तर मध्य काल में उत्तर वैदिक काल में हम इनका अध्ययन किसका करते हैं? तीनों के अपोजिट का, तीनों के जो अपोजिट है, साइन का उल्टा कॉसेक, ठीक है, और कास का उल्टा सेक, और इसका टैन का उल्टा सेक हो जाएगा। अरे कंफ्यूजन हो रहा है भाई, क्या हो जाएगा? टैन का उल्टा हो जाएगा आपका, टैन का उल्टा काट हो जाता है, और साइन का उल्टा सेक होता है, कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा ये हो जाएगा सेक आपका। ठीक है, ये आपके इस तरफ वाले पोर्शन का तो अध्ययन पहले हो चुका था, लेकिन इसका किस में होता है? आपका उत्तर वैदिक काल में इसके अपोजिट का अध्ययन हम लोग कर लिए थे। ठीक, अब आते हैं हम लोग मध्यकाल पे। मध्यकाल, मध्यकाल क्या था भाई? मध्यकाल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। मध्यकाल को कौन सा काल कहा जाता है? स्वर्ण काल। अगर हमसे पूछता है स्वर्ण काल किसे कहते हैं, तो मध्यकाल को ही हम लोग स्वर्ण काल कहते हैं। मध्यकाल का एक नाम ऐसा है क्या? स्वर्ण काल। स्वर्ण काल इसे कहते क्यों है? क्योंकि इसमें स्वर्ण काल में क्या है? कई गणितज्ञ ऐसे आए हैं, महान महान गणितज्ञ आए हैं। जैसे आपके आए हैं, कौन से हैं? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कौन से? प्रथम आर्यभट्ट। कहां के थे भाई वो? आर्यभट्ट प्रथम पटना के थे, अपने यहीं। कहां के? पटना, बिहार के। बिहार के रहने वाले थे आर्यभट्ट प्रथम आपके। इन्होंने 322 श्लोक लिखा है। कितना लिखा है? 322 श्लोक। और 322 श्लोक ये क्या थे? संस्कृत का श्लोक नहीं, ज्ञान देने वाले वो नहीं थे। ज्ञान तो देते थे, लेकिन किसका ज्ञान? गणित का ज्ञान दे रहे थे। सारे श्लोक हमारे, ये सारे श्लोक क्या रहे थे? गणित का ज्ञान दे रहे थे हमें। उसके बाद आते हैं कौन? आर्यभट्ट के बाद कौन आते हैं भाई? भास्कर प्रथम। भास्कर प्रथम कब के थे?
ये थे आपके 600 ईसा पूर्व, सॉरी 600 ईस्वी के थे, ईसा पूर्व नहीं, 600 ईस्वी के थे। उसके बाद आते हैं ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त कब के थे? ब्रह्मगुप्त का काल था 628 ईस्वी। ब्रह्मगुप्त का काल था 628 ईस्वी। इसी क्रम में आते चले गए सब लोग भास्कराचार्य द्वितीय। भास्कराचार्य द्वितीय आखिरी गणतज्ञ हुए हैं किस काल के? मध्यकाल के, मध्यकाल या स्वर्ण काल के आखिरी गणतज्ञ हुए हैं आपके भास्कराचार्य, जो कि 1114 ईस्वी, 1114 कितने में? 1114 ईस्वी में ये थे। ये आखिरी गणतज्ञ थे मध्यकाल के। उसके बाद हम लोगों का आ जाता है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल आ जाता है भाई। उत्तर मध्यकाल मतलब मध्यकाल के बाद का काल, 1200 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक का काल। इसमें मुख्यतः हम लोग कितने का अध्ययन करते हैं? 3 गणतज्ञ ऐसे हुए हैं, बस मात्र 3 गणतज्ञ, उनका अध्ययन किए हम लोग। पानी पी ले भाई। देखिए हम लोग क्या पढ़े अभी तक? मध्यकाल पढ़ चुके थे, ठीक है। अब हमें पढ़ना है उत्तर मध्य काल। कौन सा काल? उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल में प्रमुख 4 गणतज्ञ हुए हैं। कौन से? प्रमुख 4 गणतज्ञ हुए हैं। उत्तर मध्य काल का सन हम लोग पढ़ चुके हैं 1200 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक का काल। इसके 1200 से 1800 के बीच का मतलब यही कितने वर्ष हुए आपके? 600 वर्ष, ठीक है। 600 वर्ष का काल ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर मध्य काल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें सबसे प्रमुख हुए, पहले हुए हैं नारायण पंडित। नारायण पंडित ये आपके 1556 ईस्वी में हुए हैं। दूसरे आते हैं नीलकंठ 1587 ईस्वी में। नीलकंठ देखिए भाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीलकंठ, नीलकंठ जी ने ताजिक नीलकंठी ग्रंथ लिखा है। ताजिक नीलकंठी ग्रंथ, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है? ताजिक नीलकंठी ग्रंथ। ताजिक नीलकंठी ग्रंथ किससे संबंधित है? अगर प्रश्न आता है तो किससे बताएंगे? उत्तर मध्यकाल। लिखा किसने है इसको? नीलकंठ जी ने। किस सन में? 1587 ईस्वी में लिखा है। कौन सा ग्रंथ? ताजिक नीलकंठी, ठीक है। और नीलकंठ जी ने ही ज्या, आर जिसे कहते हैं, आर का मान, ज्या का मान जो है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या पढ़ते आ रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या जिसे बोलते हैं, आर, ज्या जो है, उसी का सूत्र बताया है ज्या का। बताया क्या है? आर प्लस आर क्यूब, आर प्लस आर क्यूब, आर प्लस आर क्यूब अपॉन 3 प्लस आर घात 5 या आर टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये क्या था आपका? सूत्र था। कौन सा? ज्या का सूत्र था। उसके बाद आते हैं कमलाकर। कमलाकर, कमलाकर जी जो है 1608 ईस्वी में इनका मिलता है। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है। कौन सा ग्रंथ है? सिद्धांत तत्व विवेक। सिद्धांत तत्व विवेक, ये दोनों ग्रंथ, पहला कौन सा था? ताजिक नीलकंठी ग्रंथ और सिद्धांत तत्व विवेक ग्रंथ। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम के लिए आ सकते हैं। कौन से ग्रंथ? ताजिक नीलकंठी ग्रंथ और सिद्धांत तत्व विवेक ग्रंथ। ये दोनों ग्रंथ में से कोई भी एक ग्रंथ आ सकता है। पूछेगा कि ताजिक नीलकंठी ग्रंथ किस काल से संबंधित है, सिद्धांत तत्व विवेक ग्रंथ किस काल से संबंधित है। अगर सिद्धांत तत्व विवेक ग्रंथ पूछ लेता है किस काल से है? उत्तर मध्य काल। सन कितना है? 1608 ईस्वी। लिखा किसने है? कमलाकर जी ने, ठीक है। ये ग्रंथ जितने थे ये सब क्या बताते हैं? आपको गणित का अध्ययन बताते हैं। उसके बाद आते हैं सम्राट जगन्नाथ 1731 ईस्वी। सम्राट जगन्नाथ 1731 ईस्वी में आ जाते हैं। यहीं पे आपका जो है उत्तर मध्यकाल समाप्त हो जाता है। 1800 के बाद का काल हम लोग अब पहुंचते हैं। कौन से? देखिए वर्तमान काल जिसे कहते हैं। 1800 ईस्वी के बाद का काल, 1800 के बाद का काल आपका क्या हो जाएगा? 1800 के बाद का काल आपका हो जाएगा वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या है भैया? वर्तमान काल के प्रमुख हैं कौन? रामानुजम। आप लोग सब इनका नाम जानते होंगे। महान गणितज्ञ हुए हैं रामानुजम जी, जो बहुत कम उम्र में ही बहुत ज्यादा उपलब्धियां हासिल की। बहुत अच्छा ज्ञान हम लोगों को गणित का बताया है इन्होंने, और बहुत कम उम्र में ही ये ऊपर या स्वर्गवास जिसे कह सकते हैं या निधन कह सकते हैं, हो गया इनको। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, ये कितने में हुए भैया? 1884 में पैदा हुए थे और 1960 ईस्वी में देहावसान हो गया इनका। इन्होंने वैदिक गणित किसका ज्ञान दिया था? वैदिक गणित का ज्ञान दिया था। किसने?
आपके स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने किसका ज्ञान दिया था? वैदिक गणित। वैदिक गणित संबंधित है, अगर प्रश्न पूछता है वैदिक गणित संबंधित है स्वामी भारती कृष्णनाथ जी से, महाराज से। ठीक है, भूलिएगा नहीं भाई। अब इसके बाद आते हैं, ये आपका वर्तमान काल है। वर्तमान काल में हम लोग जितने भी अध्ययन करते जा रहे हैं सारे के सारे आपके क्या हो रहे हैं? वर्तमान काल में आ रहे हैं। बताया जाता है पुराने जमाने में भी गणित क्या थी आपकी? बहुत प्रमुख रूप से चल रही थी। कहा जाता है कि नारद जी जो अपने आप में बहुत अच्छे ज्ञाता हुए थे, वो क्या किए थे? एक बार सनत कुमार ऋषि के पास जाते हैं। वहां पर वो क्या कहते हैं कि हमें कुछ गणित का ज्ञान दे दिया जाए, कि कुछ हमें आप सिखाएं। तो सनत कुमार ऋषि जी जो है उनसे कहते हैं कि आप क्या सीखना चाहते हैं? वो कहते हैं हमें ब्रह्मा विद्या सीखना है। क्या सीखना है? ब्रह्मा विद्या सीखना है भाई। ब्रह्मा विद्या सीखने के लिए कौन जाते हैं? सनत कुमार ऋषि जाते हैं। सनत कुमार ऋषि के पास नारद जी जाते हैं ब्रह्मा विद्या सीखने के लिए। तो सनत कुमार जी कहते हैं पहले आप मुझे बताइए कि आप क्या क्या जानते हैं। अगर कोई भी गणित पढ़ाने वाला टीचर आपको सबसे पहले यही आपसे पूछेगा कि आप कहाँ तक आ रहा है, आपको क्या क्या आप कर सकते हैं, तब उसके आगे का आपको पढ़ाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं? वो जब पूछते हैं तो उन्होंने कुछ बताया, उसी क्रम में नक्षत्र विद्या और राशि विद्या का भी अध्ययन किसने कराया? सनत कुमार ऋषि ने नारद जी को कराया था। नक्षत्र विद्या और इसकी क्या बोलते हैं भाई? नक्षत्र विद्या और राशि विद्या का मतलब कहा जा सकता है कि आदिकाल में भी गणित का अध्ययन होता आ रहा है। आप लोग गणित का अध्ययन और आगे करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।